तो लास्ट टाइम में जो हम लोगों ने बात किया था कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है, सोशियोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है फिजिकल एजुकेशन में, तो मैंने बताया था कि देखिए जब भी कोई भी एक टीम जो है वो अकेले कोई एक बंदा पूरे मैच को जिता नहीं सकता है, तो हमें एक टीम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और हमें एक समूह की जरूरत पड़ती है। जब तक हमारा ग्रुप नहीं बनेगा और जब तक सभी ग्रुप के लोग अपना अपना दायित्व अच्छे से नहीं निभाएंगे, तब तक हम जीत को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इसी पर्पज से कि टीम एक ग्रुप की तरह कार्य करता है, और इसी पर्पज की वजह से हमें सोशियोलॉजी पढ़ना जरूरी होता है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने आपको बताया था मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी क्या होती है, ठीक है। समाजशास्त्र दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है, ये सब मैंने आपको बता दिया था कि जब समाज के लोगों और उनके बीच के लोगों के बीच कैसा व्यवहार होता है उसके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसे सोशियोलॉजी कहते हैं। और स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी में टीम मेंबर्स के बीच में आपस में समन्वय कैसा होता है, कैसा उनके बीच, ठीक है। तो जो हमें फिजिकल एजुकेशन में पढ़ना है सोशियोलॉजी में, वो हमारा होता है टीम कोहेजन। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं उनका आपस में किस तरह का व्यवहार होता है और कैसे वह एक दूसरे के प्रति कैसा बिहेवियर या कैसा सोच रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टीम कोहेजन का मतलब क्या है कि एकजुटता होनी चाहिए। जब टीम में सभी सदस्यों के बीच मैं की जगह हम की भावना हो या साथ साथ की भावना हो या सभी मेंबर्स के बीच एक अच्छा आकर्षण देखने को मिलता हो, तो इसे हम टीम कोहेजन कहते हैं। सिंपल सा ये आपसे पूछा जाता है कि टीम कोहेजन क्या होता है, तो टीम कोहेजन का मतलब है कि आपस में एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति दूसरों को समझने वाला आकर्षण देखने को मिलता है, तो इसी को हम कहते हैं टीम कोहेजन। और अगर दूसरे शब्दों में बात करते हैं कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है, इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन विच ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑर्गेनाइज टुगेदर टू अचीव देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सभी लोग क्या करते हैं, जब हमारे ग्रुप के सभी सदस्य मिलकर किसी एक गोल के लिए सब लोग मिलकर साथ काम करते हैं, सभी लोग अपने अपने उस पर काम करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं टीम कोहेजन। कभी किसी ने देखा था यहां से कोई क्वेश्चन टीम कोहेजन का क्वेश्चन आया कभी एग्जाम में? यस सर, आया है, संगठन प्रशासन वाला। हाँ, तो टीम कोहेजन बहुत जरूरी है। ग्रुप डायनेमिक्स पढ़ा है कभी किसी ने? ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है कि वही जो ग्रुप है और सब एक दूसरे के सलाह मशवरा के साथ ग्रुप को अच्छा ले जा रहे हैं और अचीवमेंट दिला रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रुप डायनेमिक्स, समूह गतिशीलता। अगर मान लीजिए कि समूह में कोई भी, जैसे हम लोगों ने कोई निर्णय लिया कि नहीं ये बॉलर है इसको फेंकवाना चाहिए छठवां ओवर, और इसी में किसी मेंबर ने आकर बीच में कहा नहीं 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 इसको नहीं, स्पिनर को नहीं फेंकवाना चाहिए, ये वाला बॉल फेंकवाना चाहिए फास्टर से, वो अच्छा निकालेगा। तो अभी क्या हो गया कि बीच में एक बाधा खड़ी हो गई। सभी मेंबर्स 11 प्लेयर थे, 10 मेंबर कह रहे कि नहीं स्पिनर फेंकाना चाहिए, और बाद में एक मेंबर कहने लगा कि नहीं फास्टर फेंकवाना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रुप के गति में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप के गति में अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है, लेकिन समूह गतिशीलता तभी होगी जब सबका मन एक जैसा होगा। समूह के सभी लोगों का जो राय मशवरा है वो एक साथ राय मशवरा लेकर एक साथ गोल की दिशा में जीत को हासिल करने की तरफ चलेंगे, उसे ये कहा जाता है ग्रुप डायनेमिक्स, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा, ग्रुप डायनेमिक्स वर्ड भी देखने को या सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे पर आश्रित होते हैं तथा एक दूसरे के लिए सोचते हैं और साथ में कार्य करते हैं, तो इसे ही कहते हैं समूह गतिकी। मतलब मैं भी तुम्हारे हाँ में हाँ कर रहा हूं, तुम भी हमारे हाँ में चल रहे हो, और हम लोग सब साथ मिलकर अचीव करना चाह रहे हैं, इसी को हम कहते हैं समूह गतिशीलता, ग्रुप डायनेमिक्स। तो जब भी हमारी टीम बनती है तो टीम के लिए ये जरूरी है। देखिए ये सब टॉपिक्स आपको कभी किसी जल्दी बुक्स में नहीं मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां से क्वेश्चंस आप DSSB जब उठाएंगे पेपर, तो कभी कभी जब आप DSSB का PGT पेपर क्वेश्चन देखते होंगे, तो वहां पे सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन इन फिजिकल एजुकेशन वाला जो चक्कर है, वहां से ये क्वेश्चन आ जाता है।
आपने नेट में भी देखा होगा कि ये जो ग्रुप फॉर्मिंग का जो स्टेजेस है ये बताया गया है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग। इसके बाद कई सारे केवीएस और एनवीएस में भी ये आया है। इसके साथ मैंने कहीं और भी इसको देखा हुआ। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है कि हाउ टू ग्रुप फॉर्मिंग, स्टेजेस कैसे होते हैं, या ग्रुप डायनेमिक्स, समूह गतिशीलता कैसे करती है, कोई समूह गतिशील कैसे करता है ना। एनवीएस में आया था सर। हाँ, तो ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप लोग को कम ही मिलता है। तो कभी कभी आप लोग को बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको मैंने ये सारे टॉपिक बता दिया है। किसी का माइक ऑन है? सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है दो बार। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ, अभी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैंने बताया, ग्रुप डायनेमिक्स का मतलब समझ में आया कि जब सभी लोग एक जैसा राय मशवरा लेकर एक जैसा सोच के रखते हो और गोल को अचीव करने के लिए कार्य करते हो, तो उसे हम ग्रुप डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए, जर्मन सोशोलॉजिस्ट कर्ट लेविन ने सर्वप्रथम ग्रुप डायनेमिक्स शब्द का प्रयोग किया था, है ना। और कर्ट लेविन थे, इनका नाम याद रखिएगा, कर्ट लेविन था। हालांकि पूछा नहीं है ये क्वेश्चन जो है, जब ये हाई लेवल पे क्वेश्चन पूछता है पीजीटी वगैरह पर या केवीएस में या DSSB में, ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांस बनते हैं। टीजीटी में यहाँ के टॉपिक्स को कम उठाया जाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सोशियोमेट्रिक्स। ये भी आपने सुना होगा। सोशियोमेट्रिक्स क्या होता है? ये टीम के बीच जो आपस में जो मेंबर्स होते हैं, इनके बीच का कैसा रिलेशनशिप है, इसको एक ग्राफ पर उतारने का तरीका है, एक मतलब स्टैटिकल मेथड से बताने का तरीका है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सोशियोमेट्रिक्स। समझ में आया? यह सोशल ग्रुप में लोगों के बीच उनके बिहेवियर और रिलेशन का एक स्टैटिकल स्टडी है। स्टैटिकल मतलब एक डेटा के रूप में बताएगा कि आपसे जैसे मेंबर्स हैं, तो इन मेंबर का, ये जैसे राम एक मेंबर है टीम में, और एक मेंबर श्याम है। ठीक है, एक मेंबर घनश्याम है। ठीक है, घनश्याम है। तो अब ये बताएगा कि राम का श्याम से कितना ज्यादा रिलेशन है, कितना गहरा रिलेशन है, मतलब +1 में है, +2 में है, +3 में, इस तरीके से बताएगा। और श्याम का घनश्याम से कितना रिलेशन है, मतलब कि जो टीम मेंबर्स हैं उनका आपस में एक दूसरे से कितना ज्यादा रिलेशन अच्छा है, पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, इस रिलेशन को, हालांकि पॉजिटिव में ही रिलेशन को बताएगा ये। ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन को बताएगा ये। तो ये स्टैटिकल बेसिस पर बताता है। स्टैटिकल समझते हैं आप, एक डेटा के बेसिस पर बताएगा, और ये डेटा के बेसिस पर बताता है तो उसको सोशियोमेट्रिक कहते हैं। और वही ग्राफ के बेसिस पर जब बताता है तो इसी को हम कहते हैं सोशियोग्राम। केवीएस 2017 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद होगा। इसके बाद एक आगे क्वेश्चन और आ चुका है कि सोशियोग्राम क्या होता है। देखिए, सोशियोमेट्रिक्स एक डेटा है, उसी डेटा को जब हम एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो सोशियोग्राम है। होता दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, और ये सोशियोमेट्रिक का जो है, इसको एक साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था JL मोनेरो, इन्होंने इसका आविष्कार किया था सोशियोमेट्रिक्स का। यानी कि एक ग्रुप है तो ग्रुप में लोगों के बीच आपस में सहसंबंध कितना अच्छा है, इसको दर्शाने की कोशिश किया था। इनके अलावा भी एनवीएस वगैरह में, केवीएस वगैरह में या DSSB में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं सोशियोलॉजी से और कुछ टर्मिनोलॉजी से। तो आइए देखते हैं सोशियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जो होता है उसको कैसे पूछता है। जैसे पूछता है ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है, तो समझिएगा ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है। ये सब टॉपिक मैं आपको सच बता रहा हूँ कि कहीं भी आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी भी जगह आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, ये टॉपिक कोई टच ही नहीं करता है। ठीक है, आपने EHRMS वाला जो वैकेंसी देखा होगा, उसमें जो टॉपिक देखा है सेम एनबीएस का सिलेबस है, केवीएस का सिलेबस है। उसके अंदर जो फैमिली हेल्थ प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी हेल्थ है और कंटेम्प्रेरी हेल्थ प्रोग्राम है, जो बहुत सारे टॉपिक्स लोगों को नहीं मिलते, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स है, ये सब भी मैं आपको इसी बुक में पढ़ाऊंगा। इस बुक में दिया भी गया है उसके बारे में भी। ठीक है,
तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। मैं बता देता हूँ कि छोटे छोटे कभी कभी आ जाते हैं, पूछता है कि ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है। देखिए इसका मतलब आप ये समझिएगा कि एक पोल यहाँ है, एक पोल यहाँ है। अब इसमें क्या हो जाता है कि जब कोई डिसीजन लेना होता है, ग्रुप के मेंबर्स, ग्रुप में 10 लोग हैं, हमें एक डिसीजन लेना होता है, तो ग्रुप में कोई एक मेंबर बोल दिया कि इस पोल की तरफ जाना है, तो सभी लोग क्या करते हैं, उसी पोल के तरफ चले जाते हैं। मतलब कोई एक पोल के, या तो हाँ में बोलेंगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए, या तो ना में बोलेंगे या तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि बीच का डिसीजन नहीं निकलता है, किसी एक पोल की तरफ चला जाता है। इसी को हम कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। कहने का मतलब आप समझिएगा कि अगर जैसे बोला गया कि स्पिनर को बॉल फेंकवाना है, अगर किसी 2 बंदे ने बोल दिया हाँ हाँ स्पिनर ही फेंकना चाहिए, तो बाकी के जो बचे हुए 8 लड़के हैं यह भी क्या करेंगे, उसी के हाँ में हाँ मिला देते हैं, अपना कोई नया वो चीज नहीं देते हैं। ठीक है, यस सर। इसे कहते हैं ग्रुप पोलराइजेशन। ठीक है, पोलर जी मतलब एक पोल की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाना। पोलराइजेशन का मतलब क्या होगा, एक पोल की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाना। जिस तरफ पहले लोगों ने दे दिया वहीं पर लोग, अब आपने भी देखा होगा ग्रुप में ऐसा होता है कि नहीं होता है, जहां 2 लोगों ने हामी भर दिया, सभी लोग सोचते हैं कि हम बुरा क्यों बने, इसलिए जल्दी कोई अपोज नहीं करता है और उसी पर सभी लोग हामी भर देते हैं। हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। आप देखिए ना, कोई भी काम जब ग्रुप में से सलाह मशवरा से करते होंगे तो ऐसा ही होता, चाहे वो परिवार का ही ग्रुप क्यों ना हो। एक होता है ग्रुप सरलीकरण या ग्रुप फैसिलिटेशन। इसमें क्या होता है, जब दूसरों की उपस्थिति के कारण, मतलब कोई ऐसा बंदा है जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस या तो बहुत अच्छा हो रहा है या तो बहुत खराब हो रहा है, तो इसे कहते हैं दूसरों की उपस्थिति के कारण जब परफॉर्मेंस बेहतर हो या बाधित हो, जब हमारे परफॉर्मेंस पे जो भी प्रभाव पड़ेगा, जिस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उसे हम ग्रुप फैसिलिटेशन कहते हैं। यानी दूसरों की उपस्थिति के कारण होने वाला प्रभाव। ठीक है, दूसरों की उपस्थिति के कारण हमारे परफॉर्मेंस पर पड़ने वाला प्रभाव या तो बेहतर होगा या बाधित होगा। तो इस दोनों प्रभाव को हम, या तो पॉजिटिव वे में होगा या निगेटिव वे में होगा, इसको हम कहते हैं ग्रुप फैसिलिटेशन। नेक्स्ट होता है ग्रुप थिंकिंग। देखिए ग्रुप थिंकिंग क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का, इसे इरविंग जेनिस ने दिया था। ग्रुप थिंकिंग में एक मेंबर के द्वारा, जैसे 11 खिलाड़ी है और अगर किसी एक मेंबर ने निर्णय ले लिया, तो इसमें निश्चित है कि कोई भी खिलाड़ी उसका अपोज नहीं करेगा। इसीलिए मतलब सभी का जो थिंकिंग होगा वो एक समान होगा कि नहीं ये भाई कह रहा है सही कह रहा है, चलो हम लोग कोई अपोज नहीं करेंगे, चाहे वो गलत डिसीजन ही क्यों ना ले ले। लेकिन अगर एक बंदे ने बोल दिया, क्योंकि ग्रुप के सभी मेंबर्स को उतना ही अपॉर्चुनिटी मिलता है, उतना ही मतलब मौका मिलता है, उतना ही बड़ा लेवल मिलता है जितना कि सभी मेंबर्स का होता है। ठीक है, यस सर। समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप थिंकिंग में यही है। नेक्स्ट है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग का मतलब होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, उसके बावजूद हमारी टीम जीत जाती है, या हमने कैच, वैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझते हैं, जैसे हमने क्या किया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच चल रहा था, उसमें हमसे गलती हो गया, हमसे कैच छूट गया, बहुत अच्छे प्लेयर का कैच छूट गया, लेकिन फिर भी, और उस खिलाड़ी ने क्या किया, शतक मार दिया, और फिर भी मैच बहुत फंसा हुआ था। लास्ट में मैच जाते जाते हम लोग जीत गए, मतलब कैच छूटने के बावजूद वो अगली टीम हार गई और हम लोग मैच जीत गए। तो मेरी जो गलती है ना, वहां पर गलती गलती छुप जाएगी। जब हमारी गलती उस टीम की वजह से छुप गई, परफॉर्मेंस की वजह से छुप जाती है, तो इसे हम कहते हैं सोशल लोफिंग। समूह में उत्तरदायित्व न होने के कारण हम ढीले पड़ जाना। इसका मतलब ये होता है कि समूह में हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा न होने के कारण हम अपना जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। इसे ही हम कहते हैं सोशल लोफिंग, सामाजिक आवारागर्दी। ठीक है, और एक होता है ग्रुप सैंक्शन। इसमें होता है समूह में अनुरूपता को लागू करने के लिए समूह द्वारा सजा व पुरस्कार को स्थापित करना। ठीक है, तो ये जो 4-5 पॉइंट है, ये पूछा जाता है कि सोशल लोफिंग क्या होता है, ग्रुप फैसिलिटेशन क्या होता है, ग्रुप पोलराइजेशन क्या होता है।
तो यहाँ से क्वेश्चन, ये सब एनबीएस में क्वेश्चन आया हुआ है 2000। अब बात करेंगे जब 2016 के एनबीएस के पेपर में, हो सकता है EHRMS में भी आपको ये टॉपिक देखने को मिले। तो सोशल वाला जहाँ पे भी, सोशलॉजी वाला जहाँ पे भी फटा है या जहाँ भी आपको फंसेगा, जहाँ सिलेबस में सोशलॉजिकल फाउंडेशन और फिजिकल एजुकेशन दे रखा है, आप जरूर देखिएगा, वहां पर ये टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है आज। ठीक है सर, ये लास्ट वाला क्या बताया? देखिए, लास्ट वाला होता है समूह की मंजूरी। मतलब समूह में क्या होता है, मतलब कि हम क्या करते हैं कि अच्छा करने वाले को समूह में या तो रिवॉर्ड देंगे या फिर पनिशमेंट देंगे। अगर बढ़िया करता है तो सभी लोग उसके लिए क्लैप करेंगे, उसको क्या करेंगे, रिवॉर्ड देंगे। और अगर गलत करता है तो सभी लोग मिलकर उसको पनिशमेंट देते हैं। तो इसी को कहते हैं ग्रुप सैंक्शन, ग्रुप की मंजूरी से सारा चीज होता है ये। जी। अब हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ये वाला आया हुआ है आपका, ये दूसरा चैप्टर होगा। जब भी आप EHRMS का देखेंगे या फिर आप KBS का देखेंगे या DSSB का सिलेबस देखेंगे, तो दूसरे चैप्टर में पूछा है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। वो जो टॉपिक दे रखा है, किसी ने देखा है ये वाला टॉपिक? मैं आपको दिखाऊं, इस तरह के आते हैं। तो यहीं से देखा हुआ भैया। हाँ, तो कोशिका, सबसे पहले हम लोग सेल पढ़ेंगे, सेल के डेफिनेशंस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, टिश्यू पढ़ेंगे और ब्लड पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आज ये 3 हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। हम लोग ये 3 पढ़ेंगे। तो सबको पता है कि सेल क्या होता है, सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे एक दीवार भी बनी हुई है तो उसमें किसकी बनी हुई है, दीवार जो बनी हुई है, दीवार जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, ईंट की बनी हुई है। वैसे ही हमारा जो शरीर का एक एक अंग बना हुआ है, एक एक चीज बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, तो सेल इज अ फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको इतना बड़ा ध्यान नहीं देना है। देखिए, इंसान कैसे तैयार होता है, एक होता है सेल, जब सेल का ग्रुप मिलता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू का जब ग्रुप बनता है तो ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गन। ठीक है, और कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक ह्यूमन बनाता है और कई सारे ह्यूमन मिलते हैं तो क्या बनाता है, पॉपुलेशन बनाता है, यानी जनसंख्या बनाता है। तो इस तरीके से निर्माण होता है लोगों का। आते हम लोग, सेल के अंदर बहुत सारे चीजें पाई जाती हैं, उन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। याद रखिएगा, सेल ऑर्गेनल, सेल के अंग होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले सेल का होता है न्यूक्लियस, जो कि सेंटर पॉइंट ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर होता है। इसके जो नाम होते हैं वो आप ज्यादातर याद रखिएगा, यही डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। इसको हम लोग कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। याद रखिएगा, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं न्यूक्लियस को। और इसको हम सेल का ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, DNA तथा RNA भी पाया जाता है। इसके अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस हमारे सेल ऑर्गेनल्स में, मतलब सेल के अंदर और भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे और भी ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, सेल ऑर्गेनल्स में न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है। इसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये देखिएगा, इट इज अ थिक फ्लूइड। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। देखिए, बाहर जो होता है ये होता है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, कोशिका भित्ति। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन देखिए ये है, नीचे पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब ये, यहाँ इसके अंदर एक द्रव्य होता है जिसके अंदर सभी ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, ऐसे ऐसे टहलते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनल्स देखिए, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया देखिए इस तरह से टहल रहा है इसके अंदर, है ना। तो क्या होता है, हमें बस ये जानना है कि इसके हम और किस नाम से जानते हैं। तो जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है
वो वाटर और सॉल्ट का मिला जुला रूप होता है, पानी और लवण का मिला जुला रूप होता है। यह कोशिका को नमी प्रदान करता है। इसके अंदर एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति, यानी कि कोशिका के बाहरी दीवार जो होते हैं इस तरह से जो बने होते लेयर है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है, लिपिड यानी फैट का, लिपिड में जब भी आएगा वर्ड फैट समझना है। यह सेल को शेप देता है, यानी कि उसके आकार प्रदान करता है। यह सेल कोशिका को दूसरे तक पोषक तत्वों का संचार करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं, गोल्गी एपरेटस, इसका सबसे ज्यादा है, इसको यातायात पुलिस कहा जाता है। सेल का यातायात पुलिस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी अनुमति के बिना सेल के कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ या कोई भी ऑर्गेनल्स आ या जा नहीं सकता है। इसको हम लोग कोशिका का गुर्दा भी कहते हैं, याद रखिएगा, गोल्गी अपरेटस को कोशिका का गुर्दा यानी कि किडनी भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत जरूरी है, यह सेल रिस्पिरेशन का भी कार्य करता है और पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर एटीपी मिल्स भी कहा जाता है, इसको एटीपी मिल्स, ये नाम जरूर याद रखिएगा, किसको अंदर क्या कहा जाता है और फंक्शन क्या करते हैं, यही मेन क्वेश्चन आपका है। एक होता है क्रोमोसोम्स, देखिए डीएनए की तरह होता है, जब आप न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर यह धागे के समान दिखता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। जब हमारी पहचान होती है कि हमारा ही लड़का है कि नहीं है, तो इसी डीएनए के थ्रू हम पता लगा पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉफ्ट मतलब स्मूथ। हाँ सर, अभी जैसा आप पढ़ा रहे थे ये, तो इसमें और ज्यादा कुछ जानकारी की जरूरत नहीं है कि जोड़े वोड़ी में होता है ये? यहाँ देखिए, ये मैंने बताया तो है नीचे, ये जो मैंने आप लोगों को दे रखा है ना, इसमें ही इंफॉर्मेशन बहुत है। यह 23 जोड़ों में होता है, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम के होते हैं और एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं, बस। जी जी। इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ये जितना भी मैंने बनाया है, इससे ज्यादा आज जी, तक जी। क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। जी हाँ, थोड़ा सा हल्का सा स्लो रखना, थोड़ा बहुत फास्ट हो गया, ठीक ठीक। रिक्वेस्ट है। तो देखिए यह दो प्रकार के होते हैं, इसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। जो स्मूथ वाला होता है इसे हम फैट फैक्ट्री भी कहते हैं, फैट फैक्ट्री, ठीक है। और यह राइबोसोम के बिना लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को सिक्रीट करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम, ये बहुत ज्यादा नाम फेमस है क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है। सेल के अंदर जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो हमारा राइबोसोम होता है। सर्वप्रथम इसका नाम इसके खोजकर्ता के नाम पे रखा गया, बाद में इसका नाम रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने राइबोसोम्स रखा था। इसके प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम। अब देखिए इसमें एक चीज बताएंगे, राइबोसोम और लाइसोसोम में बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक इसमें से सबसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम किसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। तो कभी कभी क्या होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर होता है कि राइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है या लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, मैंने आपको एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। अब इसका मतलब लाइसोसो दो बार आया है। इसी तरह से जब आप सुसाइड की बात करते हैं, सुसाइड की बात करेंगे तो उसमें भी आपका दो बार एस आएगा, सो दो बार सुसाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पकड़ पाएंगे आसानी से कि यह आपका लाइसोसोम जो होता है आत्महत्या की थैली होती है। आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो भी गंदगी भरी रहती है इसके अंदर भरी रहती है और आपस ये क्या करता है, उसी गंदगी को खा जाता है। इसे हम गार्बेज डिस्पोजल भी कहते हैं। मतलब हमारा जो कूड़ा कचरा होता है सेल का,
उसको पचा भी लेता है ये, इसीलिए हम इसको लाइसोसोम कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, जी। अब ये जो सेल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप सभी लोग नोट्स आपको मैं दे दूंगा, और जो लोगों ने बुक लिया हुआ है वो बुक भी बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगी। बुक आ चुकी है, सबको पता है, जैसा कि जो लोग ऑर्डर कर सर रहे आपने हैं ट्रेन को नंबर नहीं दिया। मिल जाएगा भाई, एक दो दिन वेट तो कर लो, परेशान मत रहो। आइए अब हम लोग बात करेंगे टिश्यू। जब भी सेल्स का ग्रुप बनता है तो उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब ये नहीं कि वो सेल किसी और जगह का हो, एक जैसे हमारे स्किन का सेल हो और हमारे स्टमक का सर सेल हो। सर हाँ, इसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ सेल। नहीं जरूरत है, मैंने क्या बोला था कि ये इस समय टाइम वेस्ट होता है, ये सब वन लाइनर है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो इसके लिए अच्छा आप जब बुक पाओगे तो वहां से याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है वन लाइनर। डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ठीक सर, ओके सर। तो देखिए स्टमक, मेरा कहने का मतलब क्या है, जो सेल होता है ना वो सेल के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि अलग अलग प्रकार के सेल्स, अलग अलग प्रकार के सेल्स अगर ग्रुप बनाएंगे तो वो टिश्यू नहीं बनता है। टिश्यू भी एक जैसे, मतलब सेल्स भी एक जैसे होने चाहिए। स्टमक के जो दीवार बनाते हैं उन सेल्स की क्वालिटी अलग होती है, स्किन के जो लेयर बनाते हैं उन सेल्स की क्वालिटी अलग होती है, जो लीवर को ऑर्गन, लीवर वाले को बनाते हैं, लीवर को बनाते हैं, उन सेल्स की क्वालिटी अलग होती है। तो एक संरचना और एक समान सेल्स जब मिलते हैं तो उसे ही हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है, आइए तो हम लोग देख लेते हैं टिश्यू क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपसे बोला कि समान रचना तथा समान कार्य करने, समान मतलब कि एक जैसी संरचना वाले और एक जैसे कार्य करने वाले। ठीक है, अभी हम जब आगे इसको पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज तो वहां पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था, है ना। करने वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। कभी कभी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये पूछा है कि टिश्यू कहते हैं समान रचना तथा विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले, या समान रचना समान कार्य करने वाले, या विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले, या समान रचना, इस तरह से फंसा के पूछा था क्वेश्चन। तो जी। समान रचना तथा समान कार्य दोनों बातें याद रखिएगा, तो ही वो टिश्यू कहलाएंगे। क्योंकि अलग अलग जगह के अगर आप सेल लेंगे तो सबका सेल का फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं, हमें इसमें दो तीन चीजें बात करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन एंड आर इंटरकनेक्टेड बाय द नॉन लिविंग इंट्रासेलुलर मटेरियल और मैट्रिक्स। टिश्यू की स्टडी करने वाले साइंस को हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये आया है क्वेश्चन, मैंने ऐसे लास्ट में बुक के लास्ट में दिया हुआ है, हर साइंस के जो स्टडी करने वाले जो ग्रुप होते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, हर साइंस का अलग अलग स्टडी करना, जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं उनका मैंने एक पूरा चार्ट दिया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं हिस्टोलॉजी, शब्द मेयर द्वारा दिया गया था, बहुत ज़्यादा ये नहीं जानने की जरूरत है इसके बारे में, है ना। अब देखिए दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, दो प्रकार के सेल्स भी थे। तो एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। तो हम लोग जो बात करेंगे, हमारा टॉपिक आता है एनिमल टिश्यू पे। एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन देखिए इस तरह से होता है। ठीक है, सबसे पहले चार प्रकार के टिश्यू देख लीजिए। एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू होता है। ईपी का मतलब क्या होता है समझिएगा, अगर आप ये चीज समझ जाएंगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ईपी का मतलब क्या होता है, ईपी मतलब होता है बाहरी, बाहरी बाहरी परत। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गन की बाहरी परत या किसी भी शरीर का जो बाहरी, हमारे कोई भी ऑर्गन का जो बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है, वो हमेशा इपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। इसीलिए
आपने देखा होगा कि जब मसल्स होता है, मसल्स का सब मसल्स भी कई लेयर में होते हैं, 3 लेयर में होते हैं। तो एक होता है इपीमाइजियम, फिर क्या होता है, एक होता है इंडोमाइजियम, पेरीमाइजियम। पेरीमाइजियम। तो यहाँ पे इपीमाइजियम क्यों आया वर्ड? क्योंकि वो इपिथेलियल टिश्यू का लेयर बना, ऊपरी लेयर से किसका बना होता है, याद रखिएगा। ये अगर आपको याद हो गया, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। कभी भी पूछता है आपसे कि हमारी स्किन किस लेयर की बनी है, मतलब हमारे स्किन में या हमारे किडनी का लेयर या हमारे लीवर का जो लेयर है वो किस या लेयर मतलब पड़ेगा परत किससे बनी हुई है, तो इपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनका जो लेयर होता है वो हमारा इपिथेलियल का बना होता है। ठीक है, तो ईपी का मतलब होता है बाहरी या ऊपरी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक, जिसको कि हम कहते हैं वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक मसल्स। ठीक है, इसके बाद होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू आज तक आपने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पे चार्ट पे समझिएगा। कनेक्टिव टिश्यू, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेता हूँ क्योंकि एक जैसा लग रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड के अंदर आपका ब्लड और लिम्फ आता है। ठीक है, जो हमारा ब्लड है वो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। सपोर्टिव में कौन कौन सा होता है, कार्टिलेज होता है और बोन होता है। और अगर हम कनेक्टिव प्रॉपर की बात करेंगे तो एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कहाँ होता है, जो स्किन के निचले भाग में पाया जाता है, जस्ट हड्डी, ऊपर स्किन है और हड्डी से ऊपर जो ये मोटा लेयर होता है स्किन का, ये आपका हड्डी है। ठीक है, ये जो उस पर स्किन का लेयर है, मसल्स का लेयर है, इसी को हम कहते हैं, यहीं पे जो नीचे वाला होता है इसी को हम एरियोलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। और जहां पर फैट इकट्ठा होता है, इसी के नीचे अगर फैट इकट्ठा होता है तो उसे हम एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। देखिए नाम से समझिएगा तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कनेक्ट करते हैं तो देखिए कौन कौन से होते, पूछता है कि कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट्स, ये सब क्या हैं, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। टेंडन कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं। और अब हम बात करते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू अलग होते हैं। ये टिश्यू में एक बहुत अच्छा एक अलग फंक्शन करने की तरीका, एक अलग फंक्शन करने का महारत होता है कि ये जो होते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स हमारे ब्रेन से निकलते हैं ना, उन ब्रेन के इम्पल्स को क्या करते हैं, बहुत तेजी से ग्रहण करते हैं, बहुत तेजी से फास्ट मैसेज भेजते हैं अंग को। तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस का जो हमारे बॉडी के अंदर जनरेट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स, ठीक है, आवेग, हमारे अंदर से इम्पल्स निकलता है, जो भी हम सोचते हैं, रिफ्लेक्स कराते हैं, तो वो उनके लिए अलग टिश्यू होता है। ये सिर्फ हमारा करंट का काम करते हैं बॉडी में, कौन सा मैसेज कहाँ पहुंचाना है, ब्रेन को कैसे पहुंचाना है, ब्रेन से शरीर को कैसे पहुंचाना है, तो ये वाला जो होता है वो हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, मैं बता दूं आपको, पहचानने के लिए आएगा। जैसे आपसे बोल देगा कि ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, तो आपको पता है कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कनेक्टिव भी दिया रहेगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दिया रहेगा, तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा। फिर पूछेगा लिगामेंट कौन सा टिश्यू है, तो लिगामेंट भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। फिर पूछेगा स्किन, आपका स्किन का जो लेयर है वो किस प्रकार का टिश्यू है, तो इसको बताना एपिथेलियल टिश्यू है, क्योंकि लेयर जो भी बनेगा वो एपिथेलियल का बनता है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू तो आप पहचान लेंगे, ये तो मसल से संबंधित होता है, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, नॉन
स्ट्रेटेड को हम स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, इसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। अब पूछेगा जो स्केलेटल मसल्स है वो किस टिश्यू का बना हुआ है, तो मस्कुलर टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को पहचानने में? नो सर। बस यही, इसमें टिश्यू में आपका बस यही पूछेगा, आज तक अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है टिश्यू वाला, बट फिजियोलॉजी का एक पार्ट्स होता है, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया इसके बारे में। ठीक है, तो एक पार्ट होता है फिजियोलॉजी का, आपको बस यही पूछेगा कि कोई बॉडी का पार्ट दे देगा, बोलेगा कि ये किस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, तो बहुत जरूरत नहीं है इसको जानने की। अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लड। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मैंने अभी आपको बताया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्लड वेसल्स, जो कि हमारे नसों में, ब्लड वेसल्स में दिया जाता है। ब्लड वेसल्स बताएंगे इसके अंदर कौन कौन सा चीज आता है, ब्लड वेसल्स में आप क्या क्या रखेंगे? ब्लड वेसल्स तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन्स, और एक होता है कैपिलरी। ठीक है, इसी तीनों को ही हम ब्लड वेसल्स साथ में कह दिए, बट हम ये जानते हैं कि अलग अलग नाम हम क्यों पुकारते हैं। अलग अलग नाम हम इसलिए पुकारते हैं, हम देखते हैं कि क्या उस समय ब्लड में ऑक्सीजन उपस्थित है या नहीं है। उपस्थित होगा तो आर्टरी ले जाएगा, नहीं उपस्थित है तो वेन्स के पास होगा, और दोनों के बीच को जो जोड़ता है, जो ज्वाइंट दोनों के बीच का होता है, वो कैपिलरी होता है। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब क्या है, जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स में ही सिर्फ ट्रांसफर होता रहता है, और वहीं से जो कि बनाया जाता है किसके द्वारा? बोन मैरो के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है, सबको पता है। ठीक है, पीएच मान 7.4 होता है। वॉल्यूम कितना होता है? 5 से 6 लीटर, एडल्ट में 5 से 6 लीटर होता है। अगर हम ml में कहेंगे तो 5000 to 6000 ml। ठीक है, और अगर टेम्परेचर रखा जाए तो ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस होता चाहिए, होता है, क्योंकि अगर ठंडा होगा तो ब्लड जमने लगेगा, इससे अगर नीचे रहता है टेम्परेचर तो ब्लड जमने लगता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। देखिए, ब्लड को अगर हमें बांटना है तो पहले दो भाग में बांटेंगे, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा यानी जो पानी वाला भाग आप देखते हैं ब्लड के अंदर, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दिखा दूंगा मैं आपको, कैसे दिखाऊंगा? चोट लगा हो कभी आपको, आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद पानी जैसा पीला पीला पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ वहां से निकलता है, पीला पीला, चोट लगने के कुछ देर बाद। तो वो जो पीला पीला पदार्थ निकल रहा है वही आपका प्लाज्मा है। ठीक है, और ब्लड का जो होता है कलर वो होता है रेड। अब जो ब्लड सेल्स होते हैं, देखिए, अब प्लाज्मा हमारे पूरे ब्लड का 55% भाग होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना ब्लड का होता है। देखिए, ब्लड का प्लाज्मा 55% भाग होता है टोटल कुल ब्लड का, और जो ब्लड सेल्स है वो कितना होता है? ये हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं ये 45% भाग होते हैं। कितने? 45% भाग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक वाटर और डिजॉल्व सब्सटेंस। अब इस सब्सटेंस में हार्मोन्स भी है, प्रोटीन्स भी होते हैं, सॉल्ट भी होते हैं, कुछ फूड मटेरियल्स भी होते हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा समझना नहीं है। ये पूछता है कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर पानी का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये 92% पाया जाता है, 90 से 92% पाया जाता है। इस तरह का सवाल आता है एग्जाम्स में। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछेगा कि ब्लड सेल्स कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसको हम लोग
क्या कहते हैं, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, डिफेंस का काम करता है। डिफेंस मतलब एंटीबॉडी का काम करता है बॉडी में, ठीक है, इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही बहुत सारे उसके अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे फोगोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स ही आपका इम्यून सिस्टम होता है। टी सेल्स, लिम्फोसाइट के अंदर जो टी सेल्स होता है ना, ये इसके दो सेल्स होते हैं, बीटा सेल्स और टी सेल, बी सेल और टी सेल। तो जो ये टी सेल्स होता है ना, यही होता है जो कि आपके इन्फेक्टेड पार्ट्स को, जैसे ही आपके अंदर कोई भी बैक्टीरिया आपको अफेक्ट करती है या कोई वायरस आपको इफेक्ट करता है, तो ब्लड जो लिम्फोसाइट हमारा होता है उसके अगेंस्ट एंटीवायरस बनाने का काम शुरू कर देता है। और यही जब हमारा ब्लड, हमारा बॉडी एंटीवायरस उसके खिलाफ बना लेता है तो हमें बीमारी का पता नहीं चलता है। कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में यही हुआ था, जिसको भी हो रहा था, अगर उसका बॉडी, उसका लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम अच्छा था तो एंटीवायरस बना ले रहा था और कोरोना को काबू कर ले रहा था। जो लोगों का नहीं बना पा रहा था, जिनका कमजोर लिम्फोसाइट था, उनको दिक्कत हो रही थी। तो यही चीज होता है मेन, ठीक है। तो आइए, प्लाज्मा को हम लोगों ने देख लिया। प्लाज्मा एक पीला पदार्थ होता है, 90 से 92% होता है। उसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसका नाम याद रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट होता है अभी बताऊंगा। कि ब्लड क्लॉटिंग के समय कौन सा प्रोटीन काम आता है, प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजेन। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता क्वेश्चन है कि ब्लड क्लॉटिंग के समय कौन सा प्लाज्मा का कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो फाइब्रिनोजेन। एल्बुमिन क्या करता है, रेगुलेट ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। ग्लोबुलिन जो प्रोटीन होता है वो सिंथेसाइज करता है एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी को इंप्रूव करने का काम करता है, ठीक है। और फाइब्रिनोजेन क्या करता है, प्ले अ मेजर रोल इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कार्य करता है। कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे फैट्स होगा, शुगर होगा, सॉल्ट होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होता है, हार्मोन्स होता है ना। तो ये ब्लड का, आप अगर ये चार्ट को समझ जाएंगे ना तो बाकी आपको आगे दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा उस पर हम लोग आते हैं और देख लेते हैं क्या पूछा जाता है सबसे ज्यादा। ब्लड सेल्स हमने देख लिया कि ब्लड दो प्रकार से होते हैं। एक ब्लड प्लाज्मा होता है जो 55% है, बाकी के 45% हम लोग ब्लड सेल्स में देखते हैं। अब ब्लड सेल्स तीन प्रकार के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स को इरेथ्रोसाइट, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जरूर जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी ये WBC नहीं बात करेगा, डायरेक्ट पूछेगा ल्यूकोसाइट की कमी से क्या होता है, फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट, फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। वो ऐसे डायरेक्टली प्लेटलेट्स का नहीं देंगे कभी भी जल्दी। अभी जो नया एडवांस क्वेश्चन बन रहा है उस पर आप लोग यही याद रखिएगा। तो आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, ELT, मैंने ऐसे याद किया, ELT, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। बस इसका नाम जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारे ब्लड में 45% सेल्स का भाग है, उस 45% का मतलब उसमें जो सबसे ज्यादा भाग होता है वो आरबीसी का होता है। सबसे ज्यादा भाग किसका होता है, आरबीसी का होता है, ठीक है। इसके बाद उससे जो 0.1% होता है वो ल्यूकोसाइट यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का भाग होता है, और थोड़ा बहुत बचा होता है वो थ्रोम्बोसाइट्स का भाग होता है। इसमें सबसे जरूरी आपको क्या याद रखना है कि इनका जीवन काल कितना होता है। सबका जीवन काल आपको याद रखना है। तो रेड ब्लड सेल्स का 90 से 120 दिन, यानी कि हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है वो स्वतः ही 90 से 100 दिन बाद स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। खत्म कहाँ हो जाते हैं, तो स्प्लीन में खत्म हो जाता है। स्प्लीन यानी कि प्लीहा में। इसे हम स्प्लीन प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल ब्लड सेल्स कहते हैं। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान, ब्लड का कब्रिस्तान कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स 3 से 5 दिन में नए बनते हैं।
और थ्रोम्बोसाइट्स 5 से 9 दिन में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जो इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आपको। नंबर ऑफ सेल्स पर क्यूबिक एमएल, अगर 1 क्यूबिक एमएल लिया जाए तो इनके कितने सेल्स आपको मिलेंगे, तो 5.4 मिलियन, यानी कि लगभग 5.5 मिलियन मिलते हैं। ठीक है, लगभग कहने का क्या है, लगभग कहने का ये है कि आरबीसी आपके अंदर ज्यादा होना चाहिए, मतलब उसके जो सेल्स हैं वो लगभग आपके अंदर 54 लाख होना चाहिए, 54 से 60 लाख के बीच में होना चाहिए आरबीसी। 1 क्यूबिक एमएल सेल्स होने चाहिए आरबीसी के, और 5 से 10 हजार, कहीं कहीं 6 से 11 हजार भी दे रखा है, तो वो भी सही होता है। ये हमारा होना चाहिए वाइट ब्लड सेल्स का। एक वाइट ब्लड सेल्स पे 600 रेशियो होता है आरबीसी का। ये एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो 600 सेल्स अगर आपके आरबीसी के हैं तो उसमें एक सेल आपका डब्ल्यूबीसी का मिलेगा, और 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स की संख्या होती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने से वही डेंगू जब आपको काटता है तो इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। आइए हम लोग आगे बात कर लेते हैं प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसके आरबीसी के प्रोडक्शन को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को हम ल्यूकोपोएसिस कहते हैं, और प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को हम थ्रोम्बोपोएसिस कहते हैं। यह बोन मैरो में होता है। ब्लड कहाँ पर बनता है, बोन मैरो में। अब बोन मैरो कहाँ होता है, जितनी भी आपकी लंबी हड्डियां होती हैं उन लंबी हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है वहीं आपका बोन मैरो होता है, वहीं से आपका ब्लड बनता है, जैसे फीमर, रिब्स, कमर का बोन आदि। और चाइल्ड में भी बोन मैरो में बनता है, और जब बच्चा फोएटस में होता है यानी कि प्रेगनेंसी में होता है तो लीवर में बनता है, स्प्लीन और लीवर से उसका बनता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडल्ट। ये व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ से बनता है, लीवर से, स्प्लीन से, टॉन्सिल से, बोन मैरो से, इतनी जगह से बनता है। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइट भी आपका रेड बोन मैरो से बनता है। ठीक, मेजर फंक्शन समझ लेते हैं। आरबीसी का होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करना, बॉडी में सप्लाई करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज और न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखना है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, तो इसे शरीर का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि एंटी इन्फेक्शन का काम करता है, एंटीबॉडी का काम करता है। ठीक है, तो शरीर का पुलिस भी कहते हैं इसको, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। अगर हम बात करें कि शरीर का नर्स कहते हैं तो प्लेटलेट्स को कहते हैं। नर्स मतलब ये हमारे रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। ठीक है, और अगर यही संख्या आपकी आरबीसी की बढ़ जाए तो इसे पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। अगर ये बढ़ जाए तो नोन एज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर। अगर व्हाइट ब्लड सेल्स आपका बढ़ जाता है तो इसी से ही आपको ब्लड कैंसर होने के चांस होते हैं। और थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं जब ये बढ़ जाता है तब, और जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा कम हो जाए तो एरिथ्रोपेनिया, लीकोपेनिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपका वन लाइनर और दे रखा है, अगर आपको और पढ़ना है तो और नीचे दिए गए जितने भी पॉइंट्स हैं इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जिन लोगों ने बुक्स अभी तक ऑर्डर नहीं किए हैं वो बुक ऑर्डर कर दो, सारा चीज ये बुक्स में आपको मिलेगा, एक एक पॉइंट्स मिलेगा, एक एक चीज मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, कम में पढ़ो, लेकिन एकदम सॉलिड चीजें मैंने आपको बता दिया यहाँ पर।